हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स के जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर सिलेंड्रिकल सेल। तो आज का हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पे है और हम इस डिस्कशन को गॉस थ्योरम के एक एप्लीकेशन के रूप में यूज करेंगे। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है एक इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर सिलेंड्रिकल सेल की वजह से, और इस थ्योरम को इसे हम गॉस थ्योरम के एक एप्लीकेशन के रूप में सॉल्व करेंगे। सो मान लीजिए कि ये एक इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर का फ्रंट व्यू है, ये सिलेंड्रिकल सेल का फ्रंट व्यू है। इसका रेडियस सपोज करिए r है और लैम्डा पर यूनिट लेंथ इसमें चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब पर यूनिट लेंथ लैम्डा चार्ज इस सिलेंडर में अवेलेबल है। यहां पर यह बात ध्यान से समझें कि सिलेंड्रिकल सेल एक सरफेसियल बॉडी है, इसका अपना एक सरफेस है और चार्ज उस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी यूज किया जा सकता था, लेकिन हम लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उन केसेस में जहां पर अदर डायमेंशंस कांस्टेंट होती हैं, तो ऐसे केसेस में एक एरियल बॉडी पर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो 2 पाई आर के कांस्टेंट होने के कारण हम चार्ज को इसकी पर यूनिट लेंथ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इस सरफेस पे लैम्डा डेंसिटी का चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी सराउंडिंग में ये एक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि सिमिलर डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड का होगा। और मान लीजिए हमें सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर हम P जैसे सिमेट्रिक बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक सरफेस क्रिएट करें तो हम देखेंगे कि इस सिलेंडर के चारों तरफ एक सिलेंडर क्रिएट किया जा सकता है। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि सिलेंडर को जेड एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया गया है और आप उसका केवल फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं। सो इस जेड एक्सिस के अलोंग बैठे सिलेंडर की इनफाइनाइट लेंथ के लिए सेंट्रल एक्सिस से, इस सिलेंडर के एक्सिस से इस सिलेंड्रिकल सेल, ये सिलेंड्रिकल सेल पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं सिलेंडर भी कहूं तो आप सिलेंड्रिकल सेल ही समझें क्योंकि हमारा आर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल पर है, यानी कंप्लीट चार्जेस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इस सिलेंड्रिकल सेल के एक्सेस से r डिस्टेंस पे P जैसे कई पॉइंट एक रिंग भी क्रिएट करेंगे और ऐसे कई पॉइंट अगर स्पेस में थ्रू आउट कंसिडर किए जाएं जेड एक्सिस के अलोंग तो उन सारे पॉइंट को मिला के एक सिलेंडर क्रिएट होगा। यानी अगर हम सारे पॉइंट एक ही प्लेन XY पर क्रिएट करते हैं तो हम इसके चारों तरफ एक रिंग बना सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने वाले पॉइंट केवल इस एक्सिस में इस एक्सिस के सराउंडिंग में एक रिंग ही नहीं बनाएंगे, थ्रू आउट होंगे तो एक सिलेंडर क्रिएट होगा। यानी सिलेंडर के चारों तरफ सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर एक और सिलेंडर क्रिएट होगा। प्रॉब्लम को मैथमेटिकल अप्रोच देने के लिए हम मान लेते हैं कि जिस सिलेंडर के चारों तरफ हमने गॉसियन सरफेस तैयार करने की कोशिश की है वो L लेंथ का सिलेंडर है। हालांकि हम जानते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है और इससे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमेट्रिक नेचर को भी हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर अगर बात की जाए तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायमीटर के ऊपर सिमेट्री मेंटेन करता हुआ कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में डेवलप करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर पार्टिकल जो इस डायमीटर के लोअर सेगमेंट में होगा अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप करेगा। और सिमेट्री से अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो रिजल्टेंट हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। यानी इस कंप्लीट गॉसियन सिलेंडर में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन होगा।
इस सिमेट्री के चलते इस सिलेंडर को यहां पर क्रिएट किया जा सकता है और गॉस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। ये बात हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम में एक सिमेट्री का होना जरूरी है, और यहां पर हम वो सिमेट्री देख पा रहे हैं। इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। और यहां एक बात और ध्यान दें कि इस सरफेस के किसी भी एलिमेंट के लिए जो सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी रेडियली आउटवर्ड है। तो इन दोनों बातों को नोटिस करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के इस कोरिलेशन को देखते हुए और सिमेट्री का ध्यान रखते हुए, अगर हम एल लेंथ के सिलेंडर के चारों तरफ एल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करें, तो उस गॉसियन सरफेस पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds का जो मैग्नीट्यूड है वो इनक्लोज्ड चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल आना चाहिए। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें किसी पॉइंट पर और कंसीडर करें कि उसका मैग्नीट्यूड E है, तो E डॉट ds को ओपन करके किसी छोटे से स्मॉल सरफेस के लिए E ds cos 0 लिखा जा सकता है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, ये रेडियली इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस सरफेस पर चार्ज को नेगेटिव डेंसिटी का होना होगा। तो जो भी है, इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड है, ये रेडियल डायरेक्शन में है, और सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है। सो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, और चूंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा। सो कंप्लीट सिग्मा समेशन लेने पर मैंने इस इंटीग्रेशन को सिग्मा से कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बन जाएगा टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। अब इनक्लोज्ड चार्ज की अगर बात करें, तो जो हमने गॉसियन सरफेस तैयार किया है वो गॉसियन सरफेस इस सिलेंडर की एल लेंथ की सराउंडिंग में तैयार किया है। आप ऐसा इमेजिन करें, हालांकि ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने गॉसियन सिलेंडर इसकी एल लेंथ पे तैयार किया है, और उस एल लेंथ को एक इनक्लोज्ड पार्ट बना सकते हैं, या और अधिक जनरलाइजेशन के लिए आप मैथमेटिकली लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी की कंडीशन को भी एसोसिएट कर दें। तो अगर मैं मान लूं कि एल लेंथ के सिलेंडर को हमने इनक्लोज किया है और वो एल टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो क्यू इनक्लोज है ये लैम्डा इंटू एल होगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ लैम्डा चार्ज है। सो इसकी एल लेंथ में टोटल चार्ज एल लैम्डा होगा, और हम इस पर लिमिटिंग कंडीशन एल टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर सकते हैं, और इसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू सिग्मा E ds cos 0 डिग्री के इक्वल होगी। अब अगर हम सिग्मा E डॉट ds को ओपन करें, यहां cos 0 1 है, इसीलिए अगर हम इस पार्ट को ओपन करें तो E चूंकि हर पॉइंट पर सेम है, उसे सिग्मा से बाहर लिया जा सकता है। और एल लेंथ के इस सिलेंडर के सरफेस पर अगर ऐसे एलिमेंट्री बहुत सारे सरफेस तैयार किए जाएं, एलिमेंट्री सरफेसेस, तो सिग्मा समेशन के बाद उन सभी सरफेसेस का जो नेट सरफेस एरिया आएगा उनको ऐड करने पर वो हम जानते हैं आ जाएगा 2 पाई r इंटू एल, और चूंकि l टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो हम यहां पर भी लिमिट l टेंड्स टू इंफिनिटी यूज कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट E इंटू लिमिट l टेंड्स टू इंफिनिटी 2 पाई r l इक्वल टू लिमिट l टेंड्स टू इंफिनिटी लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट। हालांकि यहां पर ध्यान दें, हम एल लेंथ का एक सिलेंडर बना के उसके फ्रंट और बैक को 2 डिस्क से भी क्लोज कर सकते थे, और ये प्रूफ किया जा सकता था बहुत इजीली कि उन डिस्क पर जो फ्लक्स आएगा वो 0 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप हो रही है वो रेडियली आउटवर्ड है। तो बनने वाली डिस्क हमेशा इन इलेक्ट्रिक लाइन के पैरेलल आ जाएंगी, और डिस्क अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आ जाती तो उनका एरियल वेक्टर इन लाइंस के परपेंडिकुलर आ जाता। तो वो भी एक अप्रोच होती, बट इससे पहले कई क्वेश्चंस में हम उस तरीके की अप्रोच लगा चुके हैं। तो आज हम इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर क्रिएट करने के पॉइंट से लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी को साथ में लिख रहे हैं। ऐसा करने से एक बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि चूंकि आप लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर रहे हैं, तो दोनों एक्सट्रीम्स पर फ्लक्स को यहां पर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो फ्लक्स, वो जो सरफेसेस होंगे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कैलकुलेट होंगे। सो E इंटू लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी 2 पाई RL इक्वल टू लिमिट एल टेंड्स टू इंफिनिटी लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम इसे फाइनल सॉल्व करें तो E का वैल्यू आ जाएगा लिमिट L टेंड्स टू इंफिनिटी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL
यहां पर चूंकि लिमिट ऑलरेडी एल पर टेकन है तो मैंने इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, लिमिट यहां पर पहले से ही प्रेजेंट है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इस फॉर्मेट को तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के पुट करने पर जहां के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, इसको आप कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं, तो ये बन जाएगा के इंटू 2 लैम्डा बाय आर। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक सिलेंड्रिकल सेल के कारण आउटर पॉइंट पर जो कैलकुलेट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर विद डायरेक्शन रेडियस वेक्टर। सो एक सिलेंड्रिकल सेल अपने आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2k लैम्डा बाय आर के बराबर होता है, जो कि एक इनफाइनाइट रॉड के आंसर से टैली करता है, और इसका डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होता है, जो इनफाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड से सिमिलराइज होता है। अगर इसी आर्टिकल को हम इस सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करें, अगर इस सिलेंड्रिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, तो क्या चेंजेस आएंगे एक बार उस पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारा पॉइंट P इस सिलेंडर के अंदर, मान लीजिए ये रेडियस R है, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अब दूसरी बार वो इस सिलेंडर के इनसाइड यहां पर है। तो सिमेट्री से इस जैसे कई पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करा के गॉसियन सरफेस बनाऊं तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार बनने वाला गॉसियन सरफेस चार्ज सिलेंडर के इनसाइड होगा, यानी अब आपके गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। सो इस कंडीशन में अगर हम गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करें तो एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि Q इनक्लोज्ड चार्ज को प्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, और यहां पर आपके गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अवेलेबल नहीं है। सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर अल्टीमेटली किसी भी एरिया के लिए E वेक्टर का वैल्यू एक नल वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब यह है सिंपली कि एक सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म चार्ज के लिए अगर एक सिलेंडर के सरफेस पे इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंड्रिकल सेल के सरफेस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सेल के चलते उस सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाता है। ऐसा ही रिजल्ट हमने एक हॉलो स्फेरिकल सेल की वजह से भी देखा था। तो जितने भी सिमेट्रिकल सिस्टम होते हैं उसमें इनसाइड पॉइंट पर अगर वो हॉलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरीके से आप गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के रूप में इस आर्टिकल को समझ सकते हैं। थैंक यू।